आज हमें कुश्ती पढ़ना है ना। हाँ, कुश्ती हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में से रेसलिंग बोलते हैं। हाँ, रेसलिंग। और जो कुश्ती के जो पहलवान होते हैं उनको रेसलर बोलते हैं, रेसलर बोलते हैं। तो आप में से कौन है रेसलर? शाबाश, वेरी गुड, आप रेसलिंग करते हैं। और इधर से पीछे हाँ, अब आप इधर देख लीजिए, सामने देखिए। आपने देखा है कि ये भी अगर हम बात करें तो कुश्ती हमारा एक ट्रेडिशनल है, परंपरा अनुसार भी खेला जाता है। जैसे होली के दिनों में, और होली के ठीक जो सेम डे होता है उस दिन कुश्ती भी होती कि नहीं होती? होली मंगलाने के बाद वापस आते हैं तो कुश्ती नहीं होती क्या? होती है, वो कुश्ती होती है। कबड्डी तो पहले ही खेली जाती थी, होली से पहले ही 2-3 दिन है वो कबड्डी खेली जाती। लेकिन सेम डे की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर कुश्ती भी होती है। और वो कुश्ती होने के बाद अगर आप कबड्डी खेलो तो खेलो, लेकिन परंपरा ये है। तो इसकी सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा देशीय खेल है, जमीन से जुड़ा हुआ है, बहुत बेसिक जानकारी भी हम रखते हैं। लेकिन वर्तमान जो कुश्ती है थोड़ी नियमों से संचालित होती है। फ्री स्टाइल कुश्ती और ग्रीको रोमन 2 तरह की कुश्ती है। जबकि हमने देसी कुश्ती को देखिए, दंगल की कुश्ती को देखिए। आजकल तो दंगल जब होता है कुश्ती का, वहां पर भी अंक वाली ही होती है। लेकिन बहुत आप पीछे जाएंगे तब आप देखेंगे कि जब तक कोई भी पहलवान चित्त नहीं हो जाता था तब तक उसे छोड़ा ही नहीं जाता था। ऐसा था, यानी नियम बहुत लचीले थे। लेकिन वर्तमान के अंदर ऐसा नहीं है कि चित्त किया जाएगा तभी बाउट समाप्त होगी, ऐसा नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक घटनाक्रम में कुश्ती, जिसको बहुत प्राचीन में शुरुआत में मल्लविद्या के रूप में इसे जाना जाता था, और इस मल्लविद्या का जन्मदाता देश भारत है, ऐसा माना जाता है। कुश्ती का जो प्राचीन नाम है वही कि मल्लविद्या या मल्ल युद्ध भी कहा जाता। और ऐसी कुश्ती होती थी, या तो अगला हार मान लेता तब छोड़ा जाता था, और या फिर चित्त हो जाता तब छोड़ा जाता, नहीं तो नहीं छोड़ा। और इस स्थिति के अंदर अगर कोई बहुत ही ऐसे बहादुर होते थे, बहुत वीर हुआ करते थे, तो वो सहन भी नहीं करते थे, तो इसमें जान भी जा सकती थी। बिल्कुल, ऐसे पहलवान की जान भी जा सकती थी, क्योंकि वो ये कि मैं ये इन चीज़ों को मतलब हार स्वीकार करने वाला नहीं हूं, मैं तो कुश्ती लड़नी है। तो इस स्थिति के अंदर जान भी जा सकती थी, ऐसा इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे हैं। महाभारत काल के मल्ल योद्धा हम बात करें, महाभारत काल के समय में जो मल्ल योद्धा रहे हैं, महाबली, भीम, जरासंध, श्री कृष्ण, बलराम, शल्य, बकासुर, दुर्योधन आदि ऐसे बहुत ही शक्तिशाली और मल्ल योद्धा रहे हैं। इसी तरह से रामायण के कुछ पात्र हम जिनको पढ़ रहे हैं, वीर हनुमान, बाली, सुग्रीव, जामवंत, यानी ये शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। ये सभी वर्तमान में हमारे सभी आस्था के प्रतीक हैं, आस्था के प्रतीक है, देवता रूपी है, हम इनको मानते हैं। लेकिन ये सभी थे तो मनुष्य ही, ये सभी मनुष्य थे। ये महापुरुष कहलाए। महापुरुष इसलिए कहलाए क्योंकि इनके जो कर्म थे, इनके जो कृत्य थे, वो पूजनीय थे, अच्छे अच्छे कार्य किए। और अगर हम बात करें रावण की, तो रावण इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का सबसे बड़ा विद्वान था वो, और सबसे बड़ा ताकतवर था, शक्तिशाली व्यक्ति था। अब आप देखिए, यानी उसके आगे ज्ञान के रूप में भी सब बौने थे, और ताकत के रूप में तो थे ही थे। लेकिन एक कृत्य के कारण रावण को क्या है, साइड में कर दिया कि नहीं कर दिया, कि सीता का हरण किया था, अपहरण किया था। उसकी वजह से आज उनका इतिहास है बहुत ब्लैक हो गया है। वास्तव में वो बहुत शक्तिशाली था। आज भी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे शक्तिशाली महापुरुष के बाद देवता रूपी हैं, आज के दिन में जब भी कोई ताकत से संबंधित काम करते हैं, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, तो इनको याद करते हैं। किसी वजन को उठाना है, किसी भार को उठाना है, तो भी जय बजरंगबली एक साथ बोलिए, है कि नहीं? अब क्या बजरंगबली आ गए अंदर? हाँ, उस क्षण के लिए तो आ ही गए हैं, ऐसा मानते हैं हम। आस्था देखो रखनी पड़ती है, विश्वास रखा जाता है।
तो ये वर्तमान में शक्ति के प्रतीक है। तो क्या इनमें से प्रश्न बनता है? नहीं बनता है। ये केवल ऐतिहासिक है जिसको हम पढ़ते हैं। अब जो प्रश्न जहां से बनने की शुरुआत होती है वो ये है कि वर्तमान में जो कुश्ती के प्रकार है ना, वो कितने हैं? 2। हम 2 प्रकार की कुश्ती यहां पर पढ़ रहे हैं। उनमें जो सबसे पहले फ्री स्टाइल कुश्ती, और जैसे ही नाम आता है फ्री, फ्री का मतलब है कि इच्छा अनुसार दांव लगाए जा सकते हैं, कैसे भी खेल सकते हैं। दूसरी जो कुश्ती हम पढ़ रहे हैं वो है ग्रीको रोमन। ग्रीको रोमन कुश्ती है जो केवल पुरुषों का इवेंट होता है, इसमें महिलाएं शामिल नहीं है, जबकि फ्री स्टाइल के अंदर महिलाएं भी हैं। इसमें दांव पेच क्या है? कमर से ऊपर ही लगाए जा सकते हैं। देखो, फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में जो महत्वपूर्ण जो अंतर है, वो फ्री स्टाइल के अंदर तो कैसे भी दांव लगा सकते हैं, लेकिन जब ग्रीको रोमन की बात आती है तो एक कमर से ऊपर ही दांव लगाए जाएंगे। ये नीचे लोअर पोर्शन है, पकड़ ही नहीं सकते आप, टच ही नहीं कर सकते। तो ये अंतर है। और ये जो ग्रीको रोमन होती है वो केवल और केवल पुरुषों के लिए होती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि ग्रीको रोमन कुश्ती का जो उद्भव है 1860 ईस्वी के अंदर किसमें? फ्रांस में हुआ माना जाता है। कि ग्रीको रोमन जो कुश्ती है उसकी शुरुआत जो है वो फ्रांस में हुई मानी जाती है 1860 के अंदर। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि फ्री स्टाइल जो कुश्ती है उसका उद्भव मिस्र व यूनान में माना जाता है। इसका मतलब 2 देशों के अंदर शुरुआत की बात कही गई है। सर, वो ऊपर जो बैठे हम क्या, वो हमारी मल्ल विद्या या मल्ल युद्ध था जो बहुत लचीले नियमों के साथ खेला जाता था। ज्यादा कुछ नियम नहीं थे, एक ही नियम था, चित्त करना है। जबकि फ्री स्टाइल कुश्ती है ये बहुत नियमों में खेली जानी। तो एक व्यवस्थित जो कुश्ती की जो शुरुआत हुई है वो किसमें है? मिस्र और यूनान है, जो फ्री स्टाइल की बात कर रहे हैं। और जो ग्रीको रोमन कुश्ती है वो कहां है? फ्रांस के अंदर शुरुआत होती है उसकी, और 1860 का आंकड़ा है। अब देखो, जो महत्वपूर्ण और पूछी जाने वाली बात है कि 1896 प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में ग्रीको रोमन कुश्ती को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। इसका मतलब फ्री स्टाइल तो बाद में आएगा। और ग्रीको रोमन जो प्रकार है उसको हमने पढ़ा कि कमर से ऊपर दांव पेच लगाए जा सकते हैं। पहला आधुनिक यानी मॉडर्न ओलंपिक भी इसे कहते हैं, और 1896 के अंदर। और अगर आपको डेट याद हो, मैंने 2-3 बार पहले भी बोली है, 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पहले मॉडर्न ओलंपिक आयोजन एथेंस यूनान के अंदर आयोजित किया गया था। तो उसमें पहले ही आयोजन में ग्रीको रोमन कुश्ती को पुरुष को शामिल, पुरुष का ही होता है क्योंकि ग्रीको रोमन महिलाएं नहीं है। 1904 का आंकड़ा है कि सेंट लुइस, ये सेंट लुइस क्या है? ये अमेरिका का शहर है, यूएसए का शहर है। तो ओलंपिक खेलों में फ्री स्टाइल कुश्ती पुरुष को शामिल किया गया है। यहाँ पुरुष को भी ध्यान रखना है क्योंकि फ्री स्टाइल महिलाओं में है, लेकिन बहुत लेट आएगी, 2004 के अंदर आएगी, 100 साल बाद। तो 1904 के आंकड़े में कि फ्री स्टाइल कुश्ती जो है ओलंपिक खेलों में पुरुष वर्ग को शामिल किया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो गवर्निंग बॉडी है 1912। एक और कोई 1912 का आंकड़ा पढ़ा है कि हमने? IAAF और वर्तमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स पढ़ा हमने। हाँ, इसकी स्थापना हुई 17 जुलाई 1912। याद है आपको? हाँ, ऐसा ही कुछ है कि यहाँ कुश्ती का भी वही है कि 1912 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ की स्थापना होती है, और ये जाना जाता है फिला के नाम से। फिला के वर्तमान में फिला नहीं है, वर्तमान में फिला नहीं है, फिला के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्रश्न बनता है, जैसे फिडे हमने पढ़ा चेस से संबंधित है, फिना हमने पढ़ा स्विमिंग से संबंधित है, तो ऐसे फीफा फुटबॉल से संबंधित है, फिला तो कुश्ती से यानी रेसलिंग से संबंधित है। तो मैं भी ऐसे प्रश्न बनते हैं। यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी ल्यूट्स एसोसिएशन है तो फिला के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर है कॉर्सियर विवे, ये कहाँ है? लूसान है, स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। सितंबर 2014 से फिला का नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW कर दिया गया है। अब ये इसका वर्तमान नाम में भी प्रश्न बनता है फुल फॉर्म का भी, UWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
यानी 2000 सितंबर 2014 से इसका नामकरण बदल गया है। और भी हमने कई फेडरेशंस पढ़ी है जिनका नाम बदला है, तो इसी को शामिल करें इसमें। तो 1912 का आंकड़ा ध्यान रखें। और 1930 कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है और पहले ही इवेंट है ये, क्योंकि हैमिल्टन कनाडा के अंदर पहले राष्ट्रमंडल खेल कराए गए थे। और 2030 में संभावना भारत में होने की है। 2030 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होने की प्रबल संभावना है, उसकी प्रोसेस चल रही है। 1948 का आंकड़ा है कि भारतीय कुश्ती संघ का गठन होता है यहाँ पर, यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली के अंदर है। तो 1948 का जो आंकड़ा है हमारा स्थानीय है। और 1954 कुश्ती को एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। एशियन गेम्स में शामिल होने वाले, अगर कोई खो खो कबड्डी है तो उनको विशेष से याद रखना। बाकी ये जैसे ओलंपिक्स वाले जो गेम है तो उनके ये आंकड़े क्या है, हल्के हैं, लेकिन फिर भी याद रखें कि कुश्ती को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया, 1954 के अंदर। सॉरी, एशियन गेम्स, माफी चाहता हूं, एशियन गेम्स में 1954 के अंदर। इसी तरह से 2004 का जो आंकड़ा है, 2004 का आंकड़ा है कि यहां पर महिला कुश्ती जो फ्री स्टाइल है वो ओलंपिक खेलों में शामिल होती है। और भारत की पहली अगर महिला पहलवान की बात करें तो गीता फोगाट, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की तरफ से वो पहली महिला पहलवान है और उसका नाम है गीता फोगाट। पार्टिसिपेट किया था पहला। अब आप इधर देखें, यहां पर कुश्ती का प्लेटफॉर्म है। वैसे कुश्ती का मैच नहीं होता है, कुश्ती की बाउट होती है। क्या होती है? बाउट होती है। फाइट बोल देते हैं जनरली, लेकिन वास्तविक जो अगर कुश्ती की टर्मिनोलॉजी और कुश्ती की शब्दावली में अगर आप जाएंगे तो वहां पर बाउट शब्द आएगा। बाउट का मतलब है यहां पर 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। अब ये जो मैट है इसको हम देख रहे हैं कि वर्गाकार है, स्क्वायर में है। मैं पूरे इस मैट की बात कर रहा हूं, पूरे मैट की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है? स्क्वायर में है, वर्गाकार है। तो हमने पढ़ा था जिम्नास्टिक के अंदर फ्लोर का माप 12 × 12 मीटर का, तो ये भी 12 × 12 मीटर का होता है। यानी जो कुश्ती का जो प्लेटफॉर्म होता है वो स्क्वायर में होता है, 12 × 12 मीटर का होता है। अब हम आते हैं अंदर जो प्लेइंग एरिया, लेकिन उससे पहले हम देखें 2 कॉर्नर यहाँ देख रहे हैं। एक आप इधर रेड कॉर्नर देख रहे हैं और दूसरा इधर ब्लू कॉर्नर देख रहे हैं। ये कॉर्नर के साथ साथ में जो पहलवान होते हैं, जो रेसलर होते हैं, उनके कॉस्ट्यूम का कलर भी है। इसका मतलब जो भी पहलवान यहाँ पर रेसलिंग करने आएगा, कुश्ती करने आएगा, एक पहलवान का जो कॉस्ट्यूम है वो ब्लू होगा और दूसरे का रेड होगा। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पर आएगा तो सबसे पहले रेड कॉस्ट्यूम आएगा, यानी फर्स्ट कॉल फॉर रेड कॉस्ट्यूम। रेड कॉस्ट्यूम आएगा और उसके बाद में ब्लू कॉस्ट्यूम आएगा। अब हम और बात कर रहे हैं तो सबसे बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 मीटर का क्या है, यहाँ पर एक सेंटर सर्कल बनाया गया है। 1 मीटर इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है। अब आप देख रहे हैं कि एक पूरा गोल क्षेत्र है जिसे कॉन्टेस्ट एरिया है, जो हमारे जहां पर बाउट होती है। तो इसका जो अंदर से, यानी बिना रेड जोन के देख रहे हैं, तो बिना रेड जोन के ये यहां से जो यहां तक होती है 7 मीटर होती है। उसके बाद 1 मीटर का क्या होता है? रेड जोन होता है, इसे डेंजर जोन भी कहते हैं। तो 1 मीटर हो गया है, इसका मतलब इसका व्यास कितना हो गया है? 9 मीटर हो गया है। बस 7 मीटर यानी 7 मीटर तो हमने यहां तक पढ़ा। उसके बाद अब दोनों तरफ है ना, क्योंकि 1 मीटर इधर भी बढ़ेगा व्यास के रूप में, तो डायमीटर में तो ये भी बढ़ेगा और उधर भी बढ़ेगा। इसका मतलब 7 और 2 9 हो गया। अब जैसे हमने जुडो में भी पढ़ा था कि जुडो के अंदर जब आप रेड जोन के अंदर जाते हो तो नई टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि होल्डिंग कर सकते हो, थोड़ी कंटिन्यूटी रख सकते हो। लेकिन इसमें तो आप खेल भी सकते हो। रेड जोन में यहां पर खेल सकते हो, आप नई टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब कुछ भी आप करें, रेड जोन इन द प्लेइंग एरिया
कहने का मतलब ये खेल क्षेत्र में ही है। यानी अगर आपसे पूछ ले कॉन्टेस्ट एरिया कितने मीटर का होता है व्यास में, तो 9 मीटर पड़ेगा। रेड जोन कितना है? 1 मीटर का है। अगर रेड जोन से बाहर चले जाते हैं तो स्टेप आउट कहते हैं इससे, और स्टेप आउट का मतलब है कि यहां पर 1 अंक दिया जाएगा। किसको? ओपोनेंट को। अगर आप खेल रहे हैं, अगर आप बाहर चले गए हैं तो आपके साथी ओपोनेंट को 1 अंक दिया जाएगा। जब आप डेंजर जोन से, भाई रेड जोन आता है इसीलिए भाई यहां पर अब खतरा मंडरा रहा है। क्या रेड जोन में ऐसे लीगली तरीके से पहलवान को ऐसे धकाते धकाते क्या ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है, बिल्कुल ले जा सकता है। देखो वो फालतू वाला धक्का तो देना नहीं है जिसको हमने कहा बात, हाँ ये धक्का तो देना नहीं है। आप खेल रहे हैं, आप बाउट कर रहे हैं और साथ साथ में हल्का हल्का धक्का देते देते आप किनारे ले से बाहर ले जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। अब हमने ये कॉन्टेस्ट एरिया भी पढ़ लिया कि 9 मीटर का डायामीटर होता है। अब साइड में कितना कितना, देखो 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर ही है, और 1.5 मीटर क्या है? इधर है, तो 1.5 मीटर इधर है, यानी 1.5 और 1.5 कितने हो गए? 3 मीटर। अब आप बताओ 9 और 3 कितने हो गए? 12। अब ये 12, इसका मतलब है कि 12 इंटू 12 का स्क्वायर में होता है। चलिए अब हम जहां ये थ्योरी हम बात कर रहे हैं कि कुश्ती का जो मैट है या जो प्लेटफॉर्म है उसका आकार कैसा है, प्लेटफॉर्म की बात कही जा रही है। ध्यान रखिए आप, जो मैट जो प्लेटफॉर्म उसका जो शेप पूछा है वो है वर्गाकार यानी स्क्वायर में होता है, और मैट पर कॉन्टेस्ट एरिया यानी जहां पर बाउट होती है वो वृत्ताकार होता है। देखिए वो गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है, राउंड में होता है, क्योंकि इस वृत्ताकार एरिया में ही बाउट होगी। स्टेप आउट तो बाहर जाते ही क्या है? रुक जाएगा और ओपोनेंट को 1 अंक दे दिया जाएगा। इसलिए जहां पर बाउट होती है वो वृत्ताकार होता है। और कुश्ती प्लेटफॉर्म का जो माप होता है हमने पढ़ा कि 12 इंटू 12 मीटर होता है। प्लेटफॉर्म की जमीन से जो हाइट होती है 1.10 मीटर होती है। यहाँ प्लेटफॉर्म 1.10 मीटर ऊंचा होगा ताकि कोई भी कहीं भी अगर बैठा है तो आराम से बाउट को देख सकता है। ऑफिशियल्स होते हैं सारे नीचे बैठेंगे। ऑफिशियल केवल मैच चेयरपर्सन और 2 पहलवान, मैच चेयरपर्सन और 2 पहलवान वहां पर रहेंगे। हाँ ठीक है, एक राउंड के बाद 30 सेकंड का जो होता है गैप, उसके अंदर उसके कोच उस मैट पर आकर, कोच कहाँ आएंगे? अपने कॉर्नर में। जैसे अगर ब्लू कॉस्ट्यूम का है तो वो उसी कॉर्नर में जाएगा कोच, और अगर रेड कॉस्ट्यूम है तो रेड के उधर जाएगा उसका कोच। और वो भी क्या है, उस समय आपको पता है कि कुश्ती किस तरह की क्रिया है? ऑक्सी या अनोक्सी? अनोक्सी है। ये क्या है? अनोक्सी है। तो यहाँ पर 3 मिनट का एक राउंड जब खेलता है पहलवान, तब वो ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन महसूस करता है। लैक यानी कमी, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है। तो इस समय जो कोच है वो वहां पर अपने कॉर्नर में जाता है और अपने खिलाड़ी को कोशिश करता है ऐसा झाला देने की, ऐसे टॉवल से, तौलिए से ऐसे झाला। और वो क्या है, वो लंबे लंबे श्वास लेता है। मात्र 30 सेकंड के अंदर जो कॉर्नर पे गया है, अपने कॉर्नर पे गया है, 30 सेकंड के अंदर वो ऑक्सीजन के बड़े बड़े अमाउंट्स लेकर और सही कंडीशन में वापस आ जाता है। 3 सेकंड का जब राउंड हुआ तब उसकी जो स्थिति थी वो ये थी, वो कॉर्नर में गया तब ऐसी स्थिति में गया था, और आगे वो अपना ऐसे तौलिया लिए हुए कोच साहब खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं हवा बना दूं, और उसे कहा लंबे लंबे सांस लीजिए। और जैसे ही 30 सेकंड का समय पूरा होता है ऐसे आता है वो, एकदम ऐसे आ जा, इतना फ्रेश कैसे हो गया? क्या ताकत बढ़ गई? ताकत किस में है? ऑक्सीजन में है। उसने लंबे लंबे अमाउंट्स लिए, किसके? ऑक्सीजन के लिए। अब वो वापस से, यानी वो जो 3 मिनट का एक और राउंड है उसके लिए गेट रेडी है। कॉन्टेस्ट एरिया जो प्लेइंग एरिया जिसकी बात कर रहे हैं हम, कितना है? ध्यान रखिए 9 मीटर है। कॉन्टेस्ट एरिया विद रेड जोन होता है, और डेंजर जोन जो है उसका जो माप होता है वो 1 मीटर का व्यास होता है, यानी लाल रंग में होता है। और इसी तरह से मैट के कोनों का सिरे जो है, कोने हैं, उनका रंग क्या है? लाल और नीला होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट्यूम। अब कुश्ती के हम सामान्य नियम पढ़ रहे हैं, वो ये है कि फर्स्ट कॉल फॉर
रेड कॉस्ट्यूम। अभी हमने बात करी थी कि जब भी प्लेटफॉर्म पर पहलवान आएगा तो सबसे पहलवान आएगा रेड कॉस्ट्यूम और उसके बाद ब्लू कॉस्ट्यूम। कुछ नियम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो उतावले जो हो रहे हो आप, मैं समझ रहा हूँ कि कुश्ती का वीडियो दिखाया जाए तो कुछ नियम अगर हम पढ़ लेंगे तब पता तो चलेगा कि हाँ ये हो रहा है। अब देखिए 3 कॉल करने तक यदि पहलवान मैट पर नहीं पहुंचता है तो विपक्षी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। बाकायदा अनाउंस किया जाता है, माइक में अनाउंस होता है, फर्स्ट कॉल फॉर रेड कॉस्ट्यूम। अगर रेड कॉस्ट्यूम आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ समय पश्चात व्यावहारिक तौर पर, मानवता के तौर पर थोड़ा इंतजार किया जाता है और फिर से कॉलिंग होती है, सेकंड कॉल फॉर रेड कॉस्ट्यूम, यानी सेकंड कॉल होती है। फिर वो व्यावहारिकता अपनाते हुए हम फिर से इंतजार कर रहे हैं। और थर्ड एंड फाइनल कॉल या लास्ट कॉल फॉर रेड कॉस्ट्यूम। अब थोड़ी सी और व्यावहारिकता दिखाते हुए अगर अब नहीं आता है तो ओपोनेंट को विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये है। अब देखिए आगे कि फ्री स्टाइल कुश्ती व ग्रीको रोमन कुश्ती में बाउट या फाइट का जो समय होता है कि 3-3 मिनट के 2 राउंड खेले जाते हैं। 2 राउंड खेले जाते हैं तथा दोनों राउंड्स के बीच 30 सेकंड का क्या होता है, अंतराल होता है। ध्यान रखना है, अंतराल सिर्फ और सिर्फ क्या है, 30 सेकंड का होता है। पहले कुश्ती के अंदर 2-2 मिनट के 3 राउंड हुआ करते, लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, 3-3 मिनट के 2 राउंड है। यदि बाउट टाई हो जाती है, मान लीजिए 2 राउंड हमने करा दिए 3-3 मिनट के और स्कोर टाई हो गया है, तो अब टाई ब्रेक करने के लिए अगर टाई हो जाए तो जिस पहलवान ने बड़ा अंक यानी अधिक अंक वैल्यू वाला हासिल किया है तो उसे विजयी घोषित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कुश्ती के अंदर जो अंक दिए जाते हैं वो 1 अंक भी दिया जाता है, 2 अंक भी दिए जाते हैं, 4 अंक भी दिए जाते हैं और 5 अंक भी दिए जाते हैं। 3 अंक कुश्ती में नहीं दिए जाते हैं। अब 5 अंक है और उस 5 अंक लेना है तो बैक साल्टो बोलते हैं उसको, यानी बैक साल्टो एक ऐसा कौशल है जिससे पहलवान को 5 अंक मिलते हैं। जैसे इस तरह से होता है कि लगभग कमर के आसपास ऐसे पकड़ना है और उसके बाद में अपने ऊपर से फेंकना है, सिर के ऊपर से फेंकना है, ओवर द हेड इस तरह से फेंकना है और 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इस कंडीशन में बैक साल्टो होता है और उसके लिए मिलते हैं 5 अंक। अगर टाई हुआ है और किसी ने अगर बैक साल्टो 1 लगाया है तो वो पहलवान विजयी घोषित होगा। अगर दोनों ने एक एक बैक साल्टो लगाया है, दोनों ने एक एक बैक साल्टो है और उसके बाद में नहीं है तो फिर आगे देखते हैं, टाई करते हैं ब्रेक। यदि टाई फिर भी ब्रेक नहीं होती है और दोनों पहलवान समान अंक लेने की स्थिति में है तो जिस पहलवान ने अंतिम अंक लिया उसे विजयी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, टाई ब्रेक होगी। अब उसके बाद कॉस्ट्यूम जो होता है यानी जो पोशाक है उसका रंग कैसा होगा, दोबारा से पढ़े अकॉर्डिंग टू कॉर्नर हमने 2 पढ़े, एक तो रेड कॉर्नर, दूसरा ब्लू कॉर्नर। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं जूते पहनेंगे पहलवान, मैट पर कुश्ती हो रही है, जूते पहनेंगे तो जूते टखनों तक बंधे गोल किनारों के होते हैं। गोल किनारों का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर ओपोनेंट के अगर गोल किनारे के शूज नहीं होंगे तो ओपोनेंट के चोट लग सकती है, इसलिए जो किनारे हैं उसके क्या कर दिए हैं, एकदम राउंड। कबड्डी और कुश्ती के जो भी शूज होते हैं वो दोनों के एक जैसे होते हैं, यानी ऐसे राउंड एजेस लिए हुए होते हैं। हार जीत का निर्णय कौन करता है, मैट चेयर पर्सन। पर्सन शब्द इसलिए यूज हुआ है यहाँ पर कि पर्सन में व्यक्ति और व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों होते हैं। मैट चेयर मैन नहीं कहेंगे क्योंकि मैट चेयर मैन कहते ही तो व्यक्ति यानी आदमी हो जाता है, सॉरी मैन का मतलब क्या है, आदमी हो जाता है, और जबकि व्यक्ति शब्द के अंदर महिला और पुरुष दोनों शामिल है तो यहाँ पर मैट चेयर पर्सन होता है जो कि रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। और 3 चेतावनी मिलने पर पहलवान वर्तमान राउंड से बाहर हो जाता है और विपक्षी पहलवान को 1 तकनीकी अंक भी
दिया जाता है। अगर आपको 3 बार वार्निंग हो गई है तो आप वर्तमान राउंड से क्या हो जाएंगे, वर्तमान जैसे पहला राउंड चल रहा है, 3 मिनट का जो पहला राउंड चल रहा है और इस पहले राउंड के अंदर आपको 3 वार्निंग मिल गई है, तो इस पहले राउंड से आप क्या हो जाएंगे, बाहर, और ओपोनेंट को 1 अंक दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड राउंड चलेगा और उसमें भी अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या हो गए, आप आउट से बाहर हो गए। 10 अंक का अंतर हो जाने पर, देखिए आप गौर से, 10 अंक का अंतर हो जाने पर बाउट समाप्त कर दी जाती है। यह फ्री स्टाइल कुश्ती की बात कर रहे हैं। अगर फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है और दोनों पहलवानों के बीच अंकों का अंतर अगर 10 या उससे अधिक होगा ही नहीं, 10 होते ही बाउट समाप्त हो जाएगी। जैसे आपके कितने बने हैं कि 12 अंक बन गए आपके, जबकि आपके ओपोनेंट के कितने हैं, 2 ही है, तो अंतर कितने का हुआ, 10। तो जैसे ही 10 का अंतर हुआ, बाउट वहीं पर रोक दी जाएगी। और यदि हम बात करें ग्रीको रोमन कुश्ती की, ये तो है फ्री स्टाइल की, ग्रीको रोमन कुश्ती में 8 अंकों का अगर अंतर है तो बाउट समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि फ्री स्टाइल जो कुश्ती है उसमें अगर 10 अंकों का अंतर है तो बाउट समाप्त हो जाएगी। और यदि कुश्ती का प्रकार ग्रीको रोमन है, बताओ ग्रीको रोमन की क्या विशेषता है, कि ये कमर से ऊपर दांव पेच लगाए जाते हैं। ग्रीको रोमन कुश्ती में कमर से ऊपर दांव पेच लगाए जाते हैं। चित्त या फॉल की स्थिति में पहलवान के दोनों कंधे मैट से स्पर्श करने या होने अनिवार्य होते हैं। यानी एक पहलवान बाय फॉल जीतता है। बाय फॉल का मतलब होता है कि उसने ओपोनेंट को क्या किया है, चित्त किया है, यानी उसके दोनों कंधे जो है वो मैट पर स्पर्श कर गए हैं और जो मैट चेयरपर्सन है और उसकी नज़र में है कि ये दोनों एकदम से क्लियर हो गए हैं, शोल्डर दोनों टच है, तो वो बाउट को अप कर देगा और जिसने गिराया उसे क्या कर देंगे, विजेता घोषित कर देंगे। उसे कहते हैं बाय फॉल। यदि किसी पहलवान का वजन निर्धारित वेट कैटेगरी से ज्यादा है, यानी आपकी वेट कैटेगरी जो भी है उस वेट कैटेगरी से अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे कम करने के लिए आपको 15 मिनट का समय वर्तमान के अंदर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका वेट हुआ और ऐसे संबंधित वेट से संबंधित हम बात कर लेते हैं। पहले कुछ नियम फ्लेक्सिबल थे जिसके अंदर है कि जैसे टूर्नामेंट होता था तो एक दिन पहले वेट हो जाता था। अब आगे 2 दिन चले कुश्ती या 3 दिन चले तो वेट नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में बदल गया है और इसका हमने उदाहरण भी देख लिया भाई, वेट का हमने उदाहरण भी देख लिया। अब वर्तमान के अंदर डेली वेट होगा, हर दिन वेट होगा, लेकिन दिन में एक ही बार होगा। जो सुबह का मॉर्निंग सत्र है जब स्टार्ट होता है तो उस समय वेट होता है। हमने उदाहरण देखा विनेश फोगाट का, विनेश फोगाट जो कि सेमीफाइनल जीतकर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं। विनेश फोगाट जो वर्तमान में विधायक हैं, वर्तमान में हरियाणा में विधायक है वो, तो उसने अपना सेमीफाइनल जो है वो बाउट जीती थी, क्यूबा की पहलवान थी। और उससे पहले क्वार्टर फाइनल की अगर हम बात करें तो जापान की सुसाकी नाम की एक पहलवान थी, सुसाकी जो कि जापान की पहलवान थी। उसने, जैसा कि हम प्रिंट मीडिया में जो रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, उस पहलवान ने, जापान की पहलवान ने 82 लगातार बाउट जीती थी। कितनी? 82 जीतकर वो विनेश फोगाट के सामने आई थी और विनेश फोगाट उसको हरा देती है क्वार्टर फाइनल में। और क्वार्टर फाइनल में हराने के बाद वो कहाँ पहुंची है? सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में वहां पर क्यूबा की जो पहलवान थी उसे हरा दिया। अब उसे पहुंचना अब फाइनल में। लेकिन अगले दिन जब वेट होता है तो यह है कि वेट बढ़ गया, कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम वेट बढ़ गया है। अब वेट को कम करने के लिए बहुत ही भरसक प्रयास किए गए। यानी विंडशीट, एक जो ट्रैक आता है, विंडशीट क्या आता है? ऐसा ट्रैक सूट होता है जो कि पहनने के बाद में पसीना पसीना हो जाते हैं हम, यानी हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिससे वेट कम हो सकता है। ये एक तरह का लीगल तरीका, गलत नहीं है, ये वो डोपिंग के दायरे में कहीं भी नहीं है। आप पसीने के माध्यम से
और उसने बहुत सारी रात भर एक्सरसाइज करी, बहुत सारा वर्कआउट उसने किया, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हुआ और वो बाउट यानी जो फाइनल जो बाउट है उसमें शामिल नहीं हो पाई और डिस्क्वालीफाई करके इस टूर्नामेंट से यानी पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें उसे बाहर कर दिया गया। कोई मेडल नहीं मिला। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर चलता है कि उसे सिल्वर मेडल दे दिया जाता है, तो मेडल तब भी दिया जाएगा जब आप मैट पर पहुंचेंगे। तो मैट पर तो पहुंचे ही नहीं आप। फाइनल के लिए, बाउट के लिए आपको मैट पर पहुंचना था। हाँ, मैट पर पहुंच गए हैं और उसके बाद ये कह देते हैं कि ये बाउट आपको दी जाती है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं हार गई हूं, तब आपको सिल्वर मेडल दिया जा सकता है। मेडल तो तब दिया जाता है कि पहुंचते, लेकिन पहुंचा ही नहीं है तो क्या है, कोई भी मेडल नहीं हुआ। तो बिना किसी मेडल के इतिहास के अंदर दर्ज हो गया कि फाइनल में पहुंचने वाला जो पहलवान खिलाड़ी है वो बिना मेडल के भी यहां पर लौटे हैं। कारण है कि यहां पर नियमों का क्या हो गया है, उल्लंघन हो गया था कि आपका 100 ग्राम वजन बढ़ गया था। अब एक वेट, उसके बाद में रैपचेज बाद में पढ़ेंगे, वीडियो में दिखाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा। इधर देखिए कि जिस दिन, देखो वेट का क्या तरीका है, जिस दिन बाउट शुरू होती है उसी दिन वेट होगा, उसी दिन वेट हो जाएगा सुबह। उसके बाद में पूरे दिन भर बाउट आपकी चलती रहे, आप 1 से 2 या 3 बाउट करते हो तो वेट आपका नहीं होगा, यानी हर बाउट से पहले आपका वेट नहीं होगा, बल्कि दिन की शुरुआत में एक बार वेट होगा। वेट एक दिन में एक ही बार लिया जाता है। यदि कुश्ती 2 या 3 दिन तक चलती है, 2 या 3 दिन तक चलती है, तो जीतने वाले पहलवान का वेट क्या है, प्रतिदिन लिया जाएगा, डेली का नियमित रूप से वेट लिया जाएगा। चले हम अगला नियम पढ़ रहे हैं, रैपचेज। अब बहुत बेसिक प्रश्न ये पूछा जाता है कि रैपचेज का नियम निम्नलिखित में से किस खेल में है, तो ये कुश्ती के अंदर है। और रैपचेज नियम क्या है, तो देखिए इधर कि दोनों फाइनलिस्ट पहलवानों से हारे हुए पहलवान, गौर से पढ़ना है, दोनों फाइनलिस्ट पहलवानों से हारे हुए पहलवान अलग अलग हाफ में आपस में बाउट करके सेमीफाइनल लूजर पहलवान से ब्रॉन्ज मेडल बाउट करते हैं और जो विजेता बनते हैं उसे ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। इसमें हारे हुए पहलवानों की बाउट क्रमशः पहले से अंतिम कराई जाती है और रैपचेज के नियम है, इस नियम के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। अगर हम सामान्य स्थिति में अगर बात करें तो विनर हो गया यानी गोल्ड मेडल, और फाइनल में जो हारा उसे सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज एक ही होता है ना कायदे से, तो थर्ड प्लेस हार्डलाइन मैच का विजेता कौन होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है। लेकिन यहां पर ब्रॉन्ज मेडल 2 दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। यहां इसका मतलब यह है कि जो 2 फाइनलिस्ट पहलवान हैं उनसे जो जो पहलवान हारे हैं वो आपस में बाउट करेंगे और जो सेमीफाइनल के लूजर पहलवान है उनके साथ बाउट करेंगे। उनमें से जो जीतेगा उसे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, अलग अलग हाफ में। अब देखो फाइनल में पहलवान कितने, 2, अलग अलग हाफ से आए हैं, अलग अलग हाफ से आए हैं वो। अब जो पहलवान फाइनल में पहुंचे हैं उनसे जो जो हारे थे वो अभी तक अपने घर नहीं गए, वो अपने घर नहीं गए, वो इंतजार कर रहे थे कि मैं जिनसे हारा अगर वो फाइनल में पहुंच जाए तो मुझे एक ब्रॉन्ज मेडल का अवसर और मिल जाए, तो उसे ब्रॉन्ज मेडल का अवसर मिल सकता है। ऐसे तो नहीं समझ आएगा, आपके तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा। अपन क्या है कि एक ड्रॉज निकालते हैं, उससे पता चलेगा। एक ड्रॉज निकालते हैं, हमारे पास क्या है, दिख रहा है आपको,
हमारे पास 14 पहलवान आए। कितने पहलवान आए हैं? 14 पहलवान आए हैं। यहाँ पर रैप्चर्स निकालना हमें। तो ये जो नॉकआउट का जो प्रारूप है, इसका नियम ये कहता है कि इसे अपर हाफ और लोअर हाफ दो भागों में बांटिए। तो हम बांट देंगे। 14 का आधा करिए आप 7। ठीक है, 7 के नीचे यहाँ पर लाइन खींच दी गई है और ये हो गया है हाँ अपर हाफ और ये हो गया है लोअर हाफ। ठीक है, अब कायदा ये होता है कि पावर ऑफ 2 के माध्यम से इसका ड्रॉस डाला जाएगा। पावर ऑफ 2 की जो संख्या है वो है जैसे 4, 8, 16, 32 और 64। ये हम डबल करते जाएंगे तो पावर ऑफ 2 की संख्या है। अब 14 की संख्या है, ये पावर ऑफ 2 में तो है नहीं, तो इसकी अगली जो पावर ऑफ 2 वो कितनी है? 16 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? 16 की पावर ऑफ 2 में ड्रॉस या जो फिक्सर डालेंगे तो उसमें 22 का प्रावधान होता है। जब टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में नहीं होती है तो अगली पावर ऑफ 2 के हिसाब से 22 दी जाती है। यानी उसका सूत्र है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n फॉर नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट पावर ऑफ क्या है? 16 और n का मान कितना है? 14। अब 16 में से 14 घटाओ, दो बाई दी जाएगी और सबसे पहली बाई लोअर हाफ की अंतिम टीम को दी जाएगी 22 नंबर 1। और ये वो टीम है जो पिछले साल के पिछले सत्र की विजेता है। तो एक बाई अगर पहली मिलती है तो उसका हक और अधिकार है जो सबसे लास्ट में बैठी है और वो है पिछले साल की विजेता टीम। अब दूसरी बाई मिलेगी यहां पर टॉप की जो 1 नंबर टीम है उसको। अब क्या है? ये यहां पर सेकंड पोजीशन है, रनर अप थी पिछले साल की, इसलिए उसे दूसरी बाइज दी गई है। अब इसका मैच करा दो। ये मैच हो रहे हैं। हो गया? अब बताओ फाइनल कहां है? ये फाइनल मैच हो गया है। ठीक है, उससे पहले सेमीफाइनल कहां है? क्योंकि हमें तो सेमीफाइनल से ज्यादा है, फाइनल से भी है और फाइनल सेमीफाइनल से भी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, आप बता दो इस अपर हाफ में से कोई भी फाइनलिस्ट पहलवान कौन है? 4th। ओके, यानी क्रम संख्या 4 वाला जो पहलवान है वो अपर हाफ से यहां पर फाइनलिस्ट आया था, यानी उसने सेमीफाइनल जीता तभी तो। चलो ठीक है, अब ये 4 नंबर जो है ना वो इधर से आ रहा था ना, 4 नंबर, 4 नंबर इधर से आ रहा था और ऊपर से 2 नंबर और था। ठीक है, जब ये सेमीफाइनल मैच है, ध्यान रखिए, सेमीफाइनल 2 और 4 के बीच खेला गया तो यहां पर 4 जीता और वो पहुंचा फाइनल में। सही है ना? यहां पे वो फाइनल पहुंचा। अब बताओ सेमीफाइनल हारा कौन? 2 नंबर। ठीक है, इसी तरह से यहां पर 9 नंबर जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा था और एक इधर से 12 नंबर जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा था और इन दोनों से जीता वो 12 नंबर था। इसका मतलब लूजर पहलवानों को मैं राउंड अप कर रहा हूं। जो सेमीफाइनल हारे हैं मैंने उनसे राउंड अप कर लिया है। ठीक है, अपर हाफ में सेमीफाइनल लूजर जो था वो 2 नंबर था, लोअर हाफ के अंदर सेमीफाइनल लूजर था वो 9 नंबर था। अब ये दोनों फाइनलिस्ट हो गए हैं, यानी 4 और 12। अब रैप्चेज का मतलब होता है कि अपर हाफ के अंदर जो पहलवान 4 नंबर के पहलवान से हारे थे वो शुरू से लेकर अंत तक, यानी पहली बाउट किसने हारी उसके, जैसे मान लीजिए यहां पर 3 हार गया था, 6 हार गया था, हार गया ना, और एक 5 हार गया। कोई नहीं, 7 हरा दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। जैसे मान लीजिए ये 3 पहलवान इससे हार गए थे तो 3 6 के साथ बाउट करेगा, इन दोनों से जो जीतेगा वो 7 के साथ बाउट करेगा और जो जीतेगा वो किसके साथ आएगा? 2 नंबर के पास आएगा, क्योंकि सेमीफाइनल लूजर से इनका क्या होगा? बाउट होगी। अब मान लीजिए 3 और 6 में जब बाउट हुई तो यहां पर 3 नंबर जीत गया और 3 और 7 में हुई तो फिर से क्या जीत गया? 3 नंबर। अब इस 3 नंबर की बाउट किसके साथ होगी?
2 नंबर के पास। अब 3 और 2 में से जो भी जीतेगा उसको मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी उसे ब्रॉन्ज मेडल 1 हो गया है। कहते हैं ना ब्रॉन्ज मेडल 2 दिए जाएंगे, तो यहां पर यह है कि ब्रॉन्ज मेडल पहला मिल गया है। इसी तरह से इधर करें कि हम इधर कोई न कोई पहलवान तो 12 नंबर से हारे होंगे, इसी तरह से कोई भी हार के आ गया, मान लीजिए 10 नंबर का आ गया है, पहुंच गया ना। वैसे 3 पहलवान है, इसी के 3 इधर भी कर सकते हैं। यहां 10 नंबर। अब बताओ 10 नंबर जो अपने ही साथियों से, क्योंकि ये सभी 3 पहलवान, क्या कोई भी ले लीजिए आप 8 ले लीजिए और आप 11 ले लीजिए। ये जो 3 पहलवान हैं, ये जो 3 पहलवान हैं, इन दोनों में आपस में जो बाउट हुई तो यहाँ पर 11 नहीं, 8 नहीं 11 जीता, और 11 और जब 10 में बीच हुई तो कौन जीता? 10। अब बताओ 10 का किसके साथ होना है? 9 के साथ होना है। और 9 और 10 में जब बाउट हुई तो नहीं, 9 जीत गया। यहां पर 9 जीत गया है। अब देखिए, अब ब्रॉन्ज नंबर 2 आ गया है, तो हमने रैपचेज नियम के आधार पर 2 ब्रॉन्ज मेडल यहां पर निकाल दिए। अब बताओ पहला तो इन दोनों में से कौन जीता? बताओ 4 और 12 में से, 4 और 12 में से कौन जीता? 4 जीता। अब देखो, अब 4 नंबर को मिल गया गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 12, और ये हमारे 2, हाँ 2 को मिल गया ब्रॉन्ज मेडल पहला, और हाँ आपके अनुसार 9 को मिल गया है दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हुआ है क्लियर। वो थ्योरी समझ नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिकल है। हमारा फिजिकल एजुकेशन का फील्ड क्या है? प्रैक्टिकल का है। तो यहां समझ आ गया आपको? ओके। अब इसे दोबारा पढ़ना है, यहां पर कंसंट्रेट रहिए आप। देखो दोबारा से पढ़ रहे हैं रैपचेज नियम। दोनों फाइनलिस्ट पहलवानों से हारे हुए पहलवान अलग अलग हाफ में आपस में बाउट करके सेमीफाइनल लूजर पहलवान से ब्रॉन्ज मेडल बाउट करते हैं, ठीक नहीं क्यों ना? और जो विजेता बनते हैं उन्हें क्या है? ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। अपर हाफ में दिया जाएगा अपर हाफ का, और लोअर हाफ वालों को लोअर हाफ का। इसमें हारे हुए पहलवानों की जो बाउट है वो क्रमशः पहले से अंतिम कराई, जो पहले आ रहे हैं वो ऐसे क्रम से चलता रहेगा। और रैपचेज में कितने मेडल दिए हमने? ब्रॉन्ज 2 मेडल दिए। अब देखिए रेफरी के बाएं हाथ, यानी जो लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ की कलाई पर लाल रिस्ट बैंड होगा। लाल रिस्ट बैंड होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 कॉर्नर है, 2 कॉस्ट्यूम है, एक ब्लू है एक रेड है, तो अंक देने पड़ेंगे। जो लेफ्ट हैंड है उसके अंदर एक बैंड बंधा होगा। कहने का मतलब रेड कलर का रिस्ट बैंड होगा, तो इसका मतलब है कि रेड कॉस्ट्यूम को अंक दिया जा रहा है। ये एक जो मैच चेयरपर्सन होता है उसके लिए, सुविधा के लिए है। जैसे ही लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा इसका मतलब है कि 100% है कि रेड कॉस्ट्यूम को अंक मिला है। अगर राइट हैंड अगर मैच चेयरपर्सन का ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जो ब्लू कॉस्ट्यूम है उसका अंक बना है। तो दाएं हाथ की जो कलाई है उस पर ब्लू रिस्ट बैंड होता है। पांच मिनट का ब्रेक, ओके, स्वीकार किया जाता है।
ठंड तो नहीं लग रही भाई? वैसे बंद कर दी? ठीक है, ठीक है। अब इधर देखिए आप, कुश्ती में अंकों का निर्धारण, इससे पहले हमने बात करी थी कि कुश्ती में 1 अंक भी दिया जाता है, 2 भी दिए जाते हैं, 4 भी और 5 अंक भी है। ये जो सिचुएशन होती है मैट पर, तो वो मैट चेयरपर्सन ही ज़्यादा नज़दीक से देखता है। कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पर है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये अंक देय होंगे। बाकी सिचुएशन किस पर डिपेंड करती है? मैट चेयरपर्सन, उसको जैसा लग रहा है, वो नज़दीक से देख रहा है, उसको जैसा अंक लगता है वो है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 अंक कब दिया जाएगा? कि जब एक पहलवान जब दांव लगाता है तो विपक्षी पहलवान उसी का फायदा उठा। कई बार क्या है कि पहलवान एक दांव लगा रहा है लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? ओपोनेंट ले लेता है कई बार। तो ऐसी स्थिति के लिए उसी का फायदा उठाकर विपरीत दांव लगाता है, तो ऐसी स्थिति में 1 अंक दिया जाता है। अब अपने को अगर थ्योरी का पेपर होता तो हमें ये लिखना होता, थ्योरी वाला तो है नहीं। हमारा पेपर कैसा है? ऑब्जेक्टिव होता है कि कुश्ती के अंदर 1 अंक दिया जाता। हाँ, बेसिक इतना ही, 1 अंक। लेकिन जो पूछने वाली बात है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में, वो ये है, देखिए कि खड़ी अवस्था में विपक्षी को रेड जोन से बाहर धकेलने पर 1 अंक दिया जाता है और इसे कहते हैं स्टेप आउट। ये बात पूछने वाली है, जब किसी पहलवान को रेड जोन से बाहर कर दिया जाता है तो कितने अंक देय होते हैं? ये प्रश्न बनता है तो वो 1, क्योंकि ये तो स्पष्ट है, ये तो बेसिक है। बाकी ये ऊपर वाली तो क्या है? सिचुएशन है। इस सिचुएशन को देखेंगे तो मैच चेयरपर्सन देखता है कि किस सिचुएशन में उसे 1 अंक दिया जा सकता है। बाकी बेसिक तौर पर 1 अंक स्पष्ट तौर से दिया जा सकता है जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में ओपोनेंट को आप रेड जोन से बाहर ले जाते हो। जो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि आप लीगली तरीके से खेलते खेलते अपने ओपोनेंट को आप रेड जोन से बाहर कर सकते हो और ऐसा करने से आपको अंक मिलेगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि 2 अंक कब दिया जाएगा? कि जब यानी 2 अंक पहलवान के पीछे जाकर उसको डेंजर पोजीशन में लाना है। इसमें यह है कि आप पहलवान के पीछे गए हैं और उसको डेंजर पोजीशन में लाए हैं। किस पोजीशन में है? कि एक कंधा टिका दिया आपने या फिर बारंदाज लगा दिया है। बारंदाज दांव जो है वो बैठी स्थिति में लगता है। या आपसे अगर पूछ ले कि बारंदाज दांव जब लगाया जाता है तो कितने अंक देय होते हैं? तो 2। ये पीछे जाकर बैठी स्थिति में लगता है। ये भी सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है, ये भी सिचुएशन पर डिपेंड करना है। लेकिन अगर नाम आ जाए स्पेशली दांव का, जैसे बैक साल्टो का है ना, बैक साल्टो अगर लगाएगा तो कितने अंक मिलेंगे? 5। इसी तरह से अगर बारंदाज शब्द आता है, इसका मतलब है कि बारंदाज की अंक वैल्यू होगी 2। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि 4 अंक जब कोई पहलवान खड़ी स्थिति में, कौन सी कंडीशन में है? खड़ी स्थिति में दांव लगाता है और विपक्षी डेंजर पोजीशन में गिरता है। डेंजर पोजीशन बोले तो कंधों के बल अगर गिरता है तो 4 अंक दिए जाते हैं। अब यहां पर वो 180 डिग्री वाला नहीं है, वो तो सीधे आप स्टैंडिंग पोजीशन में है और आपने जिस पहलवान को पटका है वो कैसे गिरा है? डेंजर पोजीशन में गिरा है, बहुत तेजी के साथ गिरा है और कंधों के बल अगर गिरा है तो 4 अंक दिए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उस सबसे बड़े अंक वैल्यू की, वो है 5 अंक। इसमें पहलवान अपने विपक्षी को 180 डिग्री, लिखें यहां पर 180 डिग्री के एंगल से शरीर के ऊपर से फेंकता है। ये मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया, फिर से बता देता हूं। और ये जो बैक साल्टो है, अगर आप फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों में कंपैरिजनली अगर हम बात करें, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर बात करें कि सबसे ज्यादा ये बैक साल्टो किस में यूज होता है, तो ग्रीको रोमन में। क्यों होता है ग्रीको रोमन में? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें दांवपेच कमर से ऊपर ही है, तो ज्यादातर वहीं पर दांवपेच लगने हैं।
तो अधिकांशतः क्या होता है, ग्रीको रोमन कुश्ती में बैक साल्टो लगता है। तो क्या फ्री स्टाइल में भी मान्य है? बिल्कुल है, बिल्कुल फ्री स्टाइल में भी मान्य है। जो आप मिडल वेट की कुश्ती देखते हो ना, 52, 55, 60, यहाँ तो बैक साल्टो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कुश्ती क्या है, बहुत फास्ट होती है। ये मिडल वेट की कुश्ती बहुत फास्ट होती है, और जैसे जैसे कुश्ती के अंदर वेट बढ़ता जाता है, कुश्ती आलसी होती जाती है। फिर जैसे जैसे होगा तो दोनों ही भारी होंगे, कोई फटाफट फुर्ती वाला होगा ही नहीं। ये फुर्ती वाले जो बिजली की फुर्ती से जो पहलवान चलते हैं, ये छोटे पहलवान। तो देखिए 180 डिग्री के एंगल से शरीर के ऊपर से जब फेंकता है, इस दांव को क्या कहा जाता है, बैक साल्टो। और अधिकांश यह जो दांव है ज्यादातर किस में लगता है, ग्रीको रोमन कुश्ती में ये दांव लगता है। और कुश्ती जो पहलवान है उसका एक टेक्निकल नाम भी टर्मिनोलॉजी में भी है, उसे गैपल्स या पेल कहा जाता है। यानी जो कुश्ती का पहलवान है उसको अगर तकनीकी नाम से अगर हम बात करें, जैसे हमने बात करी थी केजर्स की, किनको कहा जाता है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी को। और पैडलर, पैडलर किसको, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहा जाता है। पैडलर टेबल टेनिस के खिलाड़ी, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहा जाता है। तो कुछ ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है जो खिलाड़ियों से संबंधित है, वो यहाँ पर गैपल्स या पेल कहते हैं। अब देखिए हम बात करें कि कुश्ती में जो वेट कैटेगरी होती है ओलंपिक लेवल पर, हम अगर बात करें तो यहाँ पर कि फ्री स्टाइल कुश्ती की बात करें पुरुषों में तो 57 किलोग्राम से यहाँ पर क्या है, स्टार्ट होती है। स्टार्ट वेट पूछा जा सकता है। ओलंपिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पहला जो वेट है स्टार्ट है वो 57 किलोग्राम, उसके बाद 61, 65, 70, 74, 79, 82। अब आप इसे क्या समझ रहे हैं कि 57 और 61 के बीच वाला जो है वो कैसे खेलेगा, वो किस में खेलेगा, वो 61 में क्या, 57 और 61 के बीच है, वो किस में खेलेगा, 61 में खेलेगा। ऐसे इसमें वेट कैटेगरी स्थित है। और लास्ट वेट कितने होते हैं, 10 वेट होते हैं, और लास्ट वेट कितना है, 125 किलोग्राम। उससे कितना आगे हो सकता है, कितना भी, जैसे भी हो सकता है ये, लेकिन 125, क्योंकि जो जितना ज्यादा वेट में होगा उतना ही ज्यादा गड़बड़ करेगा, यानी बाउट जीतने की संभावनाएं कम हो जाएगी उसकी। और ग्रीको रोमन की अगर हम बात करें तो ग्रीको रोमन जो ओलंपिक्स में जो है केवल पुरुषों का है, इसलिए यहाँ पर जो वेट लिस्ट लगी है वो केवल पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए केवल फ्री स्टाइल कुश्ती की यहाँ पर वेट लिस्ट है। तो देखिए ग्रीको रोमन में 55 किलोग्राम से शुरुआत होती है, और उसके बाद 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87 और 97 और 130 किलोग्राम यहाँ पर लास्ट है। जहाँ फ्री स्टाइल की हम बात कर रहे हैं 125 किलोग्राम था, और यहाँ पर 130 किलोग्राम है। महिलाओं के लिए जो फ्री स्टाइल कुश्ती ओलंपिक में, और सबसे पहला वेट कौन सा है, 50 किलोग्राम है, और यही था वेट किसका, विनेश फोगाट का। ये पहला ही वेट था जहां पर ये बाउट हुई थी। उसके बाद 53, 55, 57 किलोग्राम हो गया, सॉरी 59, 62, 65, सॉरी 68, 72, और लास्ट कितना हो गया है, 76 किलोग्राम हो गया है। लास्ट वेट महिलाओं के लिए हो गया है 76 किलोग्राम। अब इसमें निर्णायक जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी बात करें, एक तो मैच चेयरपर्सन। मैच चेयरपर्सन कौन होता है, जो बाउट को संचालित करता है, और एक रेफरी, उसके बाद एक जज यानी स्कोरर होता है, और एक टाइम कीपर होता है। इसी तरह से कुछ मूलभूत कौशल और शब्दावली की बात करें कुश्ती के अंदर, तो फॉल का मतलब क्या है, चित्त होना, और चित्त करने का मतलब है कि दोनों कंधे मैट पर स्पर्श कर रहे हैं। और सिचुएशन हमारे जो मैट चेयरपर्सन है उन्होंने देखी है कि दोनों जो कंधे हैं वो मैट पर स्पर्श कर गए हैं, तो उस पहलवान को बाई फॉल विजेता घोषित किया जा सकता है कि उसने ओपोनेंट को बाई फॉल हराया है, उसे चित किया है। मैट शब्दावली है, तो इसमें है बाउट का मतलब क्या है, जो फाइट है वो बाउट है। और डॉग फॉल का मतलब शायद है ऐसे गिराना है इसे कुल्ले के बल पर। और ब्रिज एक स्थिति, एक सिचुएशन बनती है जब पहलवान गर्दन पर घूमता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि कंधे टिकते तो क्या हो जाएगा,
भाई फॉल हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, सिर टिका है लेकिन उसके कंधे क्या है, कंधे ऊपर है, तो एक ब्रिज यानी पुल की तरह स्थिति बनती है। वही यहां पर ब्रिज की स्थिति है। नेल्सन एक टेक्निक है पकड़ने की, गर्दन को नीचे करके। सिंगल नेल्सन भी होता है और दोनों हाथों से करने से डबल नेल्सन भी होता है। हेड होल्ड सिर से संबंधित है। रैप्चेज शब्द आया था, रैप्चेज शब्द आया था। फीतले, ये फीतले का मतलब है एंकल लेस या लेग लेस टेक्निक भी इसे कहते हैं। यहां पर पहलवान क्या करता है, अपने ओपोनेंट पहलवान का एंकल यानी टखने ऐसे जोरदार तरीके से जकड़ लेता है, तो उसके बाद सामने वाला पहलवान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे हारना ही पड़ेगा। क्योंकि एंकल लेस ये करने के बाद में वो ऐसे जैसे राउंड करेगा तो उसको ही करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी आपने किसी के ऐसे एंकल बहुत ही ऐसे जकड़ दिए हैं और उसके बाद में जकड़े हुए आप घूम रहे हो, तो उस पहलवान को भी घूमना पड़ेगा। और एक घुमाई के 2 अंक कितने हैं, जैसे ऐसे पकड़ा और घुमाया 2 अंक, फिर से घुमाया 2 अंक, ऐसे 5 बार घुमा दो तो कितने हो गए 10, और 10 के अंतर होते ही बाउट समाप्त हो जाते हैं। पुरस्कार देंगे। सिंपल सी बात है, कुश्ती के अंदर जो पहला पुरस्कार जो अर्जुन दिया गया उदय चंद को, और 1961 एक भर्ती परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आप पुराने पेपर उठाएं, 101% दावे से कह सकता हूं मैं कि ये प्रश्न पूछा गया था कि कुश्ती के अंदर पहला अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो था उदय चंद 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि बहुत अच्छे कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और भालचंद्र भास्कर को 1985 में ही दे दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी अभी हमने वीडियो देखा था, वही है सुशील कुमार। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, 1 बार सिल्वर और 1 बार ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है सुशील कुमार। 2009 के अंदर इसमें दिया गया था। और ध्यानचंद पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट है, और इसकी शुरुआत 2002 में हुई, जबकि मारुति मान्य को 2005 में दिया गया था। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही, बाकी पढ़ते हैं कल।